औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है साइटोप्लाज़्म। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने सेल एंड टिश्यू चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस में हमने बेसिकली पढ़ा कि ये वो सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल्स है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आज का साइटोप्लाज्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियानी एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा यहाँ पर जो खाली रीजन होता है वो मोस्टली 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है और साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट जो है इसको साइटोसोल कहते हैं। और ये साइटोसोल जो है, जो सॉल्युबल पार्ट है, वो 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ ये साइटोसोल जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं। मसलन एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, या और मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिड सिंथेसिस हुए। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ सेल ऑर्गेनेल्स है, हर ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम जो है वो सरअंजाम देता है। अब अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि जब हम कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्युबल पार्ट है। इस सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं और यहाँ पर जो सोल्यूशन बना हुआ होता है, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल जो हैं ये क्या बनाते हैं, ये वाटर में डिज़ॉल्व होकर सोल्यूशन बनाते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन भी मौजूद होता है और कोलाइडल सोल्यूशन भी मौजूद होता है। ट्रू सोल्यूशन से मुराद वो सोल्यूशन है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ॉल्व हो जाएं, और कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जब एक सोल्यूशन में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट जो हैं वो डिज़ॉल्व नहीं होते बल्कि वो सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पर दोनों किस्म के सोल्यूशन मौजूद हैं। ट्रू सोल्यूशन भी मौजूद है और कोलाइडल सोल्यूशन भी मौजूद है। ट्रू सोल्यूशन में साल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड वगैरह मौजूद होते हैं, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन में प्रोटीन्स, फैटी एसिड, आरएनए जो कि वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होते तो इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इसके साथ साथ सॉल्युबल पार्ट के साथ साथ यहाँ पर इनसॉल्युबल वेस्ट भी मौजूद होते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमें पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट्स में जो प्रोडक्ट बनता है वो तमाम नहीं बनता, बल्कि इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल जो हैं वो भी बनते हैं। इसके अलावा वो पार्ट्स भी जो हैं वो जो डिज़ॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ग्लाइकोजीन शामिल है, स्टार्च शामिल है, लिपिड्स वगैरह शामिल हैं। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन्स, वेक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये तमाम सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में फिर प्लास्टिड होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब जब हम आते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की तरफ, तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन है ये एज अ स्टोर हाउस जो है बायोमालिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स जो हैं, बायोमालिक्यूल्स, अमाइनो एसिड, शुगर, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। अजीज़ तलबा, बायोमालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स बनाते हैं और जो कि लाइफ के लिए पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड जो है ये मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो
लिपिड जो है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। शुगर जो है ये मोनोसेकेराइड सिंपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज से बनते हैं। तो ये तमाम मालिक्यूल जो हैं यहाँ पर स्टोर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस। आप लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये 3 स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिप्स साइकिल। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ सेल ऑर्गेनेलिज़ जो हैं वो भी सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब जब हम सेल ऑर्गेनेलिज़ की तरफ आते हैं तो बेसिकली इसको हम सेल ऑर्गेनेलिज़ या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज़ भी कहते हैं, जिसमें ये 2 किस्म के होते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ होते हैं, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज़ होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो इसी तरह इन सेल ऑर्गेनेलिज़ के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होता है। इसको हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ कहते हैं। इनमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, गल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट होता है। तो ये ऑर्गेनेलिज़ जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है। जबकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ वो ऑर्गेनेलिज़ होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। तो राइबोसोम, सेंट्रियोल्स ये ऐसे ऑर्गेनेलिज़ हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ नहीं होते। यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज़ की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज़ है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन जो हैं ये इसके इर्द गिर्द होते हैं। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, और अगर आप इनर मेम्ब्रेन की तरफ देखें तो ये फोल्डेड होता है, और इसकी इस फोल्डिंग को क्रिस्टा कहा जाता है जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर के इलाके को मैट्रिक्स कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसमें डीएनए मौजूद होता है, इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज़ है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल ऑर्गेनेलिज़ से 2 सेल ऑर्गेनेलिज़ बनते हैं, क्योंकि इसमें अपना जेनेटिक मटीरियल जो है ये मौजूद है। अजीज़ तलबा याद रखें कि एवोल्यूशन के मुताबिक कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फर्स्ट क्या था, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और बाद में ये सेल के अंदर दाखिल हुआ और इसने एज अ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज़ का काम शुरू किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज़ है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल अंदर दाखिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, तो फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल बनते हैं। तो अब ये पायरुविक एसिड मालिक्यूल क्रिप्स साइकिल उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता जब तक ये पायरुविक एसिड जो है सेकंड स्टेप में ग्लाइकोलिसिस से ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होकर सेकंड स्टेप क्रिप्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है। और फिर जब क्रिप्स साइकिल होता है तो थर्ड स्टेप भी यहाँ पर मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सरंजाम पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज मालिक्यूल से एनर्जी रिलीज़ भी होती है, और ये एनर्जी यहाँ पर स्टोर भी होती है, और फिर ज़रूरत के मुताबिक ऑर्गेनिज़म को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो बॉडी को एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। जब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो उमूमन ये स्पेरिकल यानी राउंडेड या एलांगेटेड फॉर्म में मौजूद होती है, और इसका साइज़ जो है ये 5 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है, यानी इसकी लेंथ 5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसकी विड्थ जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। जब हम इसकी तादाद की बात करते हैं तो लाजमी बात है कि वो सेल्स जो मोस्ट एक्टिव हों, जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हों, तो इनमें इसकी तादाद ज़्यादा होगी, और वो सेल्स
जिनमें जो कि इतने एक्टिव ना हो, तो इसमें इसकी तादाद कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर सेल जो है, आप जानते हैं कि लीवर सेल में मुसलसल एनर्जी बनती है, रिलीज़ होती है और बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है लीवर। तो यहाँ पर सेल मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, जबकि एयर लोब सेल जो है इसमें एक या चंद माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इससे पहले मैंने आपको कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, इस वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, और आप जानते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन की जब डिफिनीशन हम करते हैं तो हम कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच food is broken down and energy is released in the form of ATP। तो ये प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो मतलब ये हुआ कि सेलुलर रिस्पायरेशन कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एटीपी की शक्ल में रिलीज़ होती है। आप जानते हैं कि एटीपी एब्रीवेशन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो एटीपी की शक्ल में मिलती है, और हम मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं, और इस वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज हमने सेल ऑर्गेनेलिज शुरू किया, जिसमें हमने तफसील के साथ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक आप समझे होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों, जिस हालात में भी हों, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको अपने अहकामात पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख़्याल रखिए, नमाज और कुरान मजीद की तिलावत बाकायदगी से करें, और कोशिश करें कि घरों तक महदूद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।